ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो वर्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग मतलब क्या है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में जो कि रेस्ट पर है। एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट पर है, मतलब डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी जिसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। और उस पे वो जो स्टैटिक चार्ज है उस पे लगने वाले फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल उसकी वजह से डेवलप होने वाला या उसकी वजह से एनर्जी डेवलप होने वाली, उस सब के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि इधर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दैट इज स्टैटिक चार्जेस, द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस एंड द फील्ड्स, द पोटेंशियल ड्यू टू दीस चार्जेस। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज जो है वो क्या है, आगे देखेंगे। बट चार्ज डेवलप कैसे होता है, बनता कैसे है? अब लेट अस अज्यूम कि एक हमारे पास एटम है, न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम में क्या क्या होता है? जैसे कि कोई एक एटम की बात करें तो एक एटम में होते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जो कि इमूवेबल, और उनको निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है, जिनको निकाल सकते हैं या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बॉडी की बात करें। अब अज्यूम कर लीजिए कि ये जो बॉडी है वो है न्यूट्रल बॉडी, ये एक न्यूट्रल एटम है। अब न्यूट्रल एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है और प्रोटॉन्स के पास चार्ज है। अब प्रोटॉन्स के पास जो चार्ज है वो कितना है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट प्लस ई, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है माइनस ई। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है माइनस ई है। दोनों की वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है। तो अज्यूम करो कि एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स है 4 और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी है 4, क्योंकि तभी होगी वो न्यूट्रल बॉडी, राइट? क्यों न्यूट्रल बॉडी कहते हैं? देखिए अब क्या होगा अगर इसमें हम नेट चार्ज निकालें कि टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन्स का कितना है? 4 प्रोटॉन्स है, उसका चार्ज है प्लस ई, तो इट विल बी 4e माइनस 4e, इलेक्ट्रॉन्स का माइनस 4e हो जाएगा। तो टोटल चार्ज जब देखेंगे तो क्यू नेट विल बी इक्वल टू 4e माइनस 4e विल बी 0। तो नेट चार्ज 0 होने की वजह से इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी। अब क्या होगा अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं या 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, ठीक है? अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने से क्या होता है वो देख लेते हैं। अब मान लीजिए जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो प्रोटॉन्स क्या हुए? प्रोटॉन्स विल रिमेन सेम, 4 थे 4 हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे, राइट? 4 माइनस 2 विल बी 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2। तो टोटल चार्ज जब इसके ऊपर निकालेंगे तो क्या होगा? तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? 4 प्लस 4e माइनस 2e, इलेक्ट्रॉन्स का माइनस है, राइट? तो माइनस 2e, तो नेट चार्ज हियर विल बी 4e माइनस 2e इज प्लस 2e। तो ये जो बॉडी है वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है? जो न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसी चार्ज हो गई? अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। यानी इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ वो कैसा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। वो कब डेवलप हुआ? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तब डेवलप हुआ, ठीक है? अब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे? मान लीजिए जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो हमारे पास प्रोटॉन्स कितने रह गए? 4 थे और 4 रह गए, बट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास कितने थे? 4 थे, 2 एक्स्ट्रा ऐड करने से क्या हुआ? 6 हो गए। तो टोटली अब जब इसका नेट चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा? Q net will be equal to 4e minus 6e। 4e minus 6e कितना होगा? प्लस 4e minus 6e will be minus of 2e। तो ये जो बॉडी है वो कैसे हो गई? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो ये बॉडी कैसे होगी? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है? अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब हुई? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। तो याद रखिए कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है या न्यूट्रल एटम है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने से नेगेटिव हो जाती है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव पार्टिकल, राइट? नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करता है? दूसरे बॉडी पे जाने के बाद उसको और नेगेटिवली चार्ज कर देता है ठीक है? तो जैसे ही एक न्यूट्रल बॉडी के पास हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो वो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं तो वो बॉडी हो जाती है हमारी पॉजिटिवली चार्ज। अब ये डिफाइन किसने किया था कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? ये नाम दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था? नेम्ड पॉजिटिव
एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये याद रखिए। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। एक मटेरियल की बॉडी है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि एक बॉडी है, वो खुद की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस बॉडी के पास अगर चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद के बॉडी के अंदर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच इट कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्शन कब होगा वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें पढ़ेंगे हम एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसे हम डिनोट करते सकते हैं सी से। एसआई यूनिट का मतलब क्या है, जो कि सिस्टमैटिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह एक ही यूनिट यूज होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कहीं तो पढ़ा था, राइट। किधर पढ़ा फ्रैंकलिन, पिछले वाले स्लाइड में। पिछले वाले स्लाइड में क्या पढ़ा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया था, तो उन्हीं के नाम के ऊपर क्या है, फ्रैंकलिन। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज विल बी फ्रैंकलिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल सकते हैं ऐसे। ईएसयू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो जिसकी वैल्यू है, मतलब अगर कूलम्स में लिखे तो 1 कूलम विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू के बराबर होगी। एक कूलम कितने ईएसयू के बराबर होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू के बराबर होगा। तो और जब हम पढ़ सकते हैं कि लाइक लार्जेस्ट यूनिट क्या है, ये जो हमारी ईएसयू है, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑल्सो, हम लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, अब अगर बात करें लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। क्या है, फैराडे। ठीक है, चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट है फैराडे। तो 1 फैराडे, एफ से डिनोट करते हैं, फैराडे विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम। कितने चार्ज के बराबर होगा, 1 फैराडे, एक यूनिट कितने कूलम के बराबर होगी, 96,500 कूलम के बराबर होगी। तो चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है, जिसकी वजह से उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, अगर चार्ज नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसकी ऐसा यूनिट होगी कूलम, सीजीएस यूनिट होगी फ्रैंकलिन या ईएसयू, जिसमें 1 कूलम विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू, और लार्जेस्ट यूनिट है फैराडे, जिसकी वैल्यू है 96,500 कूलम। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, जो कि हमने पहले से ही पढ़ रखा है। कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। जो कैसे मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, राइट। जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है नेगेटिव चार्ज, याद रखिए। ठीक है, लाइक चार्जेस विल रिपल। लाइक चार्जेस बोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन, ये इसको रिपल करेगा और ये इसको रिपल करेगा। इधर लगेगा फोर्स ऑन, मान लीजिए पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पर लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब दूर दूर भगाएंगे, ये उसको रिपल करेगा, वो इसको रिपल करेगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं लाइक चार्जेस। लाइक मतलब सिमिलर चार्जेस रिपल, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब ऐसा होगा कि मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इधर इसे, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। अगर सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उन दोनों के बीच में भी होगा क्या, रिपल्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी।
सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ना डायरेक्शन ना कुछ भी। डायरेक्शन ही नहीं होगी ना, चार्ज की कोई डायरेक्शन है क्या कि आगे की तरफ 5 कूलम, ऊपर की तरफ 4 कूलम, नीचे की तरफ 6 कूलम, नहीं ना, ऐसा नहीं है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसकी सिर्फ वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इट इज अनअफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ अ बॉडी। अब मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जिसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसके पास चार्ज है Q 5 कूलम, तो अगर बॉडी को लेके आगे बढ़ेंगे तो उसके पास क्या होगा, मोशन आएगा, मोशन आने की वजह से वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी की वजह से जो है ये हमारा चार्ज जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट जैसे हम ग्रेविटेशन में बात करते हैं कि अगर कोई एक बॉडी को मूव करेंगे तो उसके मास में जो है मूवमेंट की वजह से क्या होगा, चेंजेस आएंगे मासेस में, बट इधर चार्ज में क्या है, मोशन की वजह से चेंजेस नहीं आते, इट इज अनअफेक्टेड बाय मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट, चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि हमने इधर ही पढ़ा था कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अगर कोई चार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो उनको सिंपली हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट, जिसकी डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी सिंपली एडेड। बट वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ यूज करना पड़ेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे फोर्सेस के लिए। बट हियर क्या होगा कि चार्जेस आर सिंपली एडिटिव, मतलब if a system contains n number of charges then the total charge on the body will be the algebraic sum of all charges, मतलब सिंपली सबको क्या कर सकते हैं, they can be added like numbers। मान लीजिए कि एक बॉडी के पास है 5 कूलम चार्ज, दूसरी बॉडी के पास है 2 कूलम चार्ज, अगर दोनों को मैं साथ में लाऊं तो दोनों का नेट चार्ज क्या होगा, अगर एक सिस्टम में इनको बंद कर देंगे तो इनका नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज विल बी 5 प्लस 2, नेट चार्ज क्या होगा 5 कूलम प्लस 2 कूलम, दैट विल बी इक्वल टू 7 कूलम ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अब हम लोगों के पास एक चॉकलेट लेना है, ठीक है, हम लोगों को एक चॉकलेट लेना है, हम लोग गए दुकान पे, एक चॉकलेट आता है डेयरी मिल्क, मान लीजिए 5 रुपीज का, तो हम हमारे पास सिर्फ 3 रुपए, क्या हम उसको बोल सकते हैं 3 रुपए ले लो और आधा डेयरी मिल्क दे दो, क्या वो दे सकता है, नहीं। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक 5 रुपए में हम लोगों को आधा डेयरी मिल्क चाहिए, वापस पैसे चाहिए, ऐसा भी नहीं कर सकते, या तो हम लोगों को एक डेयरी मिल्क लेना पड़ेगा, या तो 2, या तो 3, 1.5 भी नहीं ले सकते, 2.5 भी नहीं ले सकते, 1.4 भी नहीं ले सकते, वैसा कुछ ले ही नहीं सकते। जैसे कि उसमें 3 पीसेस आते हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 पीसेस दे दो, 1 पीस आप रख लो, हम लोगों को 4 रुपए में दे दो, वो नहीं देगा वैसे। तो क्या करना पड़ेगा, या तो हमें 1 लेना पड़ेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, मतलब इंटीजर के टर्म्स में हमें चॉकलेट खरीदना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी वैसा है, क्वांटाइजेशन बोलते ही उसे है कि इंटीग्रल मल्टीपल में जो भी चीजें होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले, द चार्ज ऑन अ बॉडी कैन ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, या तो हम एक बॉडी को चार्ज कैसे दे सकते हैं, या उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालो, अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डालो। जैसे कि अब मान लो हम आधा इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकते, राइट, निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, या ऐड करेंगे तो भी सेम ही है, 1 2 3, तो मतलब इंटीजर के टर्म्स में अगर ऐड करेंगे या निकालेंगे तो वो एक हमारे पास क्या बनेगा, चार्ज, तो उसको कहते हैं हम चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, उस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को कहते हैं क्वांटाइजेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को इंटीजर के टर्म्स में ही निकालना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, द चार्जेस ऑन द बॉडी कैन ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, ऑफ द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है, E, सिंपल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या 2 3 नहीं, तो उसमें क्या है, बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से चार्ज का एक फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हम लोगों को याद रखना है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट करता है, प्लस माइनस, ठीक है, हाँ, प्लस माइनस इंडिकेट्स चार्जेस, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो इंडिकेट करेंगे बस, ठीक है। और ये n क्या इंडिकेट करता है, कितने चार्जेस ऐड किए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका नंबर, ठीक है। और E क्या है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे से इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, e⁻⁻, ओके। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब इस स्लाइड के अंदर हम लोगों को याद रखने की वाली चीज क्या है, जैसे कि प्रॉपर्टीज याद रखना है, हर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट।
चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अनअफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी। फिर चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस आर क्वांटाइटेड। एडिटिव मतलब सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन मतलब क्या है, 1 2 3 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए। और चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तीन ही है। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। सिमिलरली चार्ज भी वैसा ही होता है। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड, हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। टोटल सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक स्फीयर की बात नहीं कर रहे, टोटली सिस्टम की बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक सिस्टम में हमारे पास 3-4 चार्ज बॉडीज है, तो टोटल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर टोटल सिस्टम की बात करें तो उसका चार्ज क्या है, हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व्ड है। दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्रिएट भी नहीं कर सकते या उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। लाइक अज्यूम कर लो कि हमारे पास ये एक बॉडी है जिसके पास है 2 कूलम चार्ज, और ये दूसरी बॉडी है जिसके पास है 5 कूलम चार्ज। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाया। ठीक है, 2 कूलम और हमारा 5 कूलम चार्ज वाली बॉडी को। तो अब इनिशियली, ये इनिशियल फेज है हमारा, इनिशियली अब मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज जो है वो एक सिस्टम में थे। ठीक है, तो इनिशियली नेट चार्ज कितना है इधर, 2 कूलम प्लस 5 कूलम इज 7 कूलम चार्ज। ठीक है, बट अब इधर लगने के बाद क्या हुआ, इधर इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो अब इधर क्या होता है, कंडक्शन में क्या होगा, दोनों चार्जेस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर सिमेट्रिकल बॉडीज है तो दोनों चार्जेस क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे कि इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा 3.5 कूलम और इस बॉडी पे भी चार्ज आएगा 3.5 कूलम। बट अगर ये सिस्टम की बात करें तो इधर नेट चार्ज क्या होगा, Q net will be equal to 3.5 plus 3.5 is nothing but 7 कूलम। तो इनिशियली जितना चार्ज था और फाइनली जितना चार्ज है, दोनों क्या है, बराबर है। टोटल चार्ज की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल सिस्टम के चार्ज की बात करें तब। बट अगर एक एक बॉडी की बात करें तो चार्ज चेंज हो सकता है। मतलब ये 2 से 3.5 हो गया और ये 5 से 3.5 हो गया, तो चार्ज चेंज हो सकता है। अगर हम सिंगल बॉडी की बात करें, अगर हम सिस्टम की बात करें तो चार्ज हमेशा क्या है, कांस्टेंट है या कंजर्व्ड है। ठीक है, डन चार्जेस। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अब एक बॉडी को चार्ज करना है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है या इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है उसमें से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय आइदर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, जिससे बॉडी चार्ज होगी। तो देयर आर मेनली 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। 3 मेथड्स है जिससे हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में किया होगा, एक स्केल लेते हैं और सर पे रब करते हैं। जैसे रब करके हम लोग हाथ के पास लेके आते हैं, ये जो बाल है हमारे वो खड़े होते हैं, राइट। तो क्यों होता है, बिकॉज स्केल पे चार्ज डेवलप होता है सर पे रब करने के बाद, और हमारे बॉडी के हेयर्स पे भी जो है चार्ज है। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं जब हम स्केल इसके नजदीक लेके आते हैं। तो वो होता है कैसे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहले स्केल के पास कोई चार्ज नहीं था, जैसे हमने रब किया तो स्केल के पास चार्ज डेवलप हो गया। तो जैसे हम लेके आए तो दोनों चार्जेस डेवलप होने की वजह से, उसके पास पॉजिटिव उसके पास नेगेटिव होने की वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और हमारे बाल जो है खड़े हो गए। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए 2 बॉडीज है, 2 बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे तो क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। जैसे कि अब मान लीजिए 2 एग्जांपल्स है इसके मेनली जो हमेशा पूछते हैं, ग्लास रॉड प्लस सिल्क क्लॉथ। ठीक है, जब इन दोनों को रब करते हैं तो क्या होता है, दोनों में दोनों न्यूट्रल होते हैं। जैसे ही दोनों को रब करेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, चार्जेस का एक्सचेंज होगा, एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएंगे। तो क्या होगा, ग्लास रॉड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले और कहाँ गए, सिल्क क्लॉथ की तरफ। तो सिल्क क्लॉथ कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, राइट। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि प्लास्टिक एंड फर। प्लास्टिक और फर को जब हम लोग ये करते हैं तो प्लास्टिक के फर के ऊपर डेवलप होता है
पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट से निकल के कहाँ जा रहे हैं, प्लास्टिक की तरफ, तो प्लास्टिक के ऊपर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। ये सब याद रखिए एग्जांपल्स जो कि तुम्हें एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होता है, टचिंग। जैसे कि मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये हमारी कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, मतलब इसके पास कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। जैसे ही इसको हमने एक हाँ, तो जैसे ही इसको हमने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड के साथ टच किया, तो क्या होगा, जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें से इधर चार्ज डेवलप होगा। इसके पास जो है, इसका जो चार्ज है, अब ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगी और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जितने हैं दोनों क्या है, बराबर होंगे। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। फ्लो कर जाने की वजह से दोनों में न्यूट्रली चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस बॉडी के पास जो ये न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसी बॉडी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव चार्ज था उसमें फ्लो कर गया, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। एक तो ये मेथड है, अगर शेप्स जो है वो अलग अलग हो तब। मान लीजिए अगर दोनों के शेप सेम है, मान लीजिए पहला वाला भी स्फीयर है, दूसरा वाला भी स्फीयर है, ठीक है। इसका चार्ज है हमारा 4 कूलम और इसका चार्ज, मान लीजिए इसका चार्ज ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक हमारे न्यूट्रल बॉडी है 0 कूलम और इसका चार्ज है हमारा 2 कूलम। जब इन दोनों को टच करेंगे, जैसे इन दोनों को हम टच करेंगे तो क्या होगा, दोनों का चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर कोई बॉडी सिमेट्रिकल है और दोनों एक दूसरे के साथ कंडक्शन कर रहे हैं, मतलब दोनों को टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो भी चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितना टोटल चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि 2 कूलम प्लस 0 कूलम इट वाज इक्वल टू 2, 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो हो जाएगा 1 कूलम और 1 कूलम। दोनों बॉडीज के पास चार्जेस कितने आ जाएंगे, 1 कूलम और 1 कूलम। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसके पास -2 कूलम है और दूसरी बॉडी जिसके पास 3 कूलम है, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम लोग कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो दोनों का नेट चार्ज कितना है, 3 और -2, नेट चार्ज है 1, 1 को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा हाफ कूलम और ये भी हो जाएगा हमारा हाफ कूलम। डन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन वैसे होता है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन क्या है, इसमें टच नहीं होता, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या होता है, रब हो रहे थे, कंडक्शन में क्या हो रहा था, टच हो रहे थे। बट इंडक्शन में क्या होगा, टच नहीं होंगे, इसके नजदीक आएंगे। मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है, कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब अगर कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके नजदीक में अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इस बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे, इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर जाएंगे, राइट, ट्रिपल करेंगे तो इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसे ग्राउंडिंग कर दे, ग्राउंडिंग का मतलब क्या है, अर्थ के साथ, मतलब ग्राउंड के साथ जो है हम लोग चार्जेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउंडिंग कर दे तो ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो इधर फ्लो कर जाएगा। कहाँ फ्लो कर जाएगा, ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा। और बाद में ये सेटअप हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इसके पास बचे ही क्या है, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बचे। तो ये बॉडी कैसी होगी, हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, कंडक्शन में क्या होगा, जो रॉड लेके आते हैं, जिस चार्ज की रॉड लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की रॉड लाएंगे, तो बॉडी बाद में भी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। बट इंडक्शन में उसका उल्टा होगा। जैसे कि अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए तो जो बॉडी चार्ज होगी, न्यूट्रल बॉडी जो चार्ज होगी वो कौन सा चार्ज से चार्ज होगी, ऑपोजिट वाला चार्ज, यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी से, मतलब वो बॉडी बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, इट इज अ डिवाइस, डिवाइस बोल सकते हैं या कोई एक मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। apparatus बोल सकते हैं, चलो apparatus will be better, right? It is an apparatus which is used to detect charges, to detect charges, ठीक है। अब एक कोई बॉडी है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेन है, अब इसके पास चार्ज है या नहीं है, उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, इस अपैरेटस के जरिए। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर ये बॉडी को इधर रख दूं, जैसे कि अब मैंने मेरा पेन इधर रख दिया, ठीक है। अब मेरा पेन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, वो दिखाएगा ये अपैरेटस। अब क्या होगा, जैसे हम इसे टच करेंगे, मान लेंगे मेरा पेन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है।
अब जैसे ही मैंने टच किया तो क्या हुआ, ये हमारी मेटल डिस्क है। अब मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली हो जाएगा। तो मेटल डिस्क है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है आगे बढ़े, तो ये पूरी जो है मेटल रॉड है, तो यहाँ से भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने से क्या होगा, जो हमारे गोल्ड लीव्स थे, राइट, आगे बढ़ने से क्या हुआ, जो हमारे गोल्ड लीव्स थे उनके ऊपर क्या होगा, देखो ये हमारे गोल्ड फॉइल्स है। अब गोल्ड फॉइल्स पे ये जो चार्ज पास होता गया, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता गया, ऐसे डेवलप होता गया। अब पॉजिटिव चार्ज तो बाजू नहीं रह सकते, आसपास नहीं रह सकते, राइट, बिकॉज दोनों लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये जो गोल्ड फॉइल है वो दूर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब दोनों डाइवर्ज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ इनिशियली यूं थे, जैसे ही चार्ज डेवलप हुआ तो कुछ यूं हो जाएंगे, मतलब कुछ एंगल से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो दिस एंगल इज नथिंग बट डाइवर्जेंस एंगल। ठीक है, अब डाइवर्जेंस एंगल इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज की जगह अमाउंट ऑफ चार्ज बोल सकते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब कितना चार्ज प्रेजेंट है। अगर ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा तो ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगे, अगर कम चार्ज ही प्रेजेंट है तो कम डाइवर्ज होंगे, और ये एंगल जो है वो कम होगा। ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा एंगल होगा, कम चार्ज है तो कम एंगल। डाइवर्जेंस एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। डन। तो इस अपैरेटस को कहते हैं हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है और 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, जैसे कि, ठीक है। अब कूलम्स लॉ स्टेट क्या करता है, इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन any 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and the force always acts along the line joining the two charges। इतनी बड़ी लॉ पढ़ी है, उसे इजीली समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 चार्जेस है, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी है Q, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो है वो R है। अब ये मान लेंगे Q1 है और ये वाला है Q2। अब 1 के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो 1 के ऊपर फोर्स लगेगा इधर, मतलब ये लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, इसीलिए हमें क्या कहते हैं, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। ठीक है, तो लाइन के अलॉन्ग लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, और इसको लगेगा फोर्स इधर F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, मैं लिख दूंगा आराम से। ठीक है, अब ये फोर्स क्या है, अब इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हमें देखते देखते ही पता लग जाएगा, राइट। अगर पॉजिटिव चार्जेस है दोनों तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, इधर होगा उधर होगा, देखते ही पता चल जाएगा। बट जो मैग्नीट्यूड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सिर्फ नंबर के, Q1 और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके प्रोडक्ट के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो F विल बी इक्वल टू व्हाट, सो फ्रॉम हियर F इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमें याद रखना है। अब K क्या है, K इज अ कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट है क्या, जैसे कि K की वैल्यू है, K को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डन, ओके, चलो इसको इधर ले देता हूँ। हाँ, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब इधर जो पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है 22/7 या 3.142, और एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम कहते हैं
एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन कुछ भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नॉट क्यों कह रहे हैं, जीरो को नॉट कहते हैं, राइट। हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस यूनिट क्या हो जाएगी उल्टी, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की कुछ फिक्स्ड वैल्यू है। तो जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो के की वैल्यू हमें इधर से निकल के आएगी, के विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, के की जगह F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जब इसे मीडियम में डाल देंगे, राइट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, इधर से एप्सिलॉन नॉट क्या है सबसे पहले देख लेंगे। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी है। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि ये जो दोनों चार्जेस थे वो सेटअप को लेके जाके मैंने एक मीडियम में डाल दिया, तो मीडियम का कुछ ना कुछ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या रिलेटिव उसकी परमिटिविटी होगी, जैसे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है तो मीडियम की भी कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी। तो मीडियम की परमिटिविटी कैसे लिखते हैं, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन m विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन r को हम लोग k भी बोल सकते हैं, स्मॉल k, ठीक है। एप्सिलॉन r को क्या बोल सकते हैं, स्मॉल k, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर एप्सिलॉन m लिख सकते हैं। तो नया फोर्स का फॉर्मूला होगा उधर से, नया फोर्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। नया फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू F डैश बोल लेंगे, F डैश विल बी इक्वल टू F बाई K, स्मॉल k, ठीक है। K क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो भी फोर्स मिलेगा उसको डिवाइड बाय K कर दीजिए। अगर सेम हम लोग सेटअप रखते हैं तब, अगर सेटअप चेंज करते हैं तो इट विल बी सिंपली डिवाइड बाय K कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन नॉट जो भी K की वैल्यू है एज इट इज रख के डिवाइड बाय K कर दीजिए, जो भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसे डिवाइड कर दीजिए, जो भी फोर्स होगा चेंज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब 1 कूलम चार्ज जो है, हम लोगों ने बात किया कि चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम। अब 1 कूलम किसको कहते हैं, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज, ठीक है। चार्ज की यूनिट है 1 कूलम। तो 1 कूलम किसे कहते हैं, कब होगा, ए चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम इफ इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर सिमिलर इक्वल चार्ज। चार्जेस क्या होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए, 1 मीटर डिस्टेंस पे होने चाहिए। इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस इज अ फोर्स ऑफ, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए, 9 इंटू 10⁻9। अगर इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस पे है और दोनों का चार्ज क्या है, सिमिलर है, तब क्या होगा, जो हमारा चार्ज होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही पढ़ा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे कि एप्सिलॉन आर या तो ऐसे स्मॉल के भी बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। फोर्स क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। चलिए, फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो ये फोर्स है वेक्टर F, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। अब मैग्नीट्यूड हमने पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F12 लिख लेंगे, राइट। 12 क्यों, अब मान लीजिए जैसे कि इधर ड्रॉ कर लो, चलो मान लीजिए यहाँ, ओके चलो ऐसे कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 चार्जेस है, इधर एक चार्ज है Q1 और इधर एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R मान लेते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या R है, ठीक है। ये सेटअप कुछ ऐसा है, ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, ठीक, ओके। अब R डिस्टेंस अगर हम लोग Q1 से मेजर करेंगे तो होगा R12,
मतलब डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 2। अब अगर Q2 से मेजर करेंगे वो होगा R21, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। वो हो सकता है ऐसे वैसे, लाइक जैसे कि हम लोगों ने फोर्स का पढ़ा था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पहले निकाल लेते हैं, सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख लेंगे, राइट। हाँ, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बिकॉज दोनों, देखो फोर्स क्या था हमारा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम है, Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हुआ, डिस्टेंस सेम हुआ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, F12 विल बी इक्वल टू F12 इज इक्वल टू F21, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तब, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का सेम, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस क्या था इसका, अगर 1 2 देखेंगे तो डिस्टेंस विल बी R12 द होल स्क्वायर इनटू, अब डायरेक्शन भी देखनी है, डायरेक्शन कौन दिखाएगा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन दिखाएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो R12 का कैप, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू A कैप, राइट। तो अब इधर से अगर लिखेंगे A कैप क्या होगा, वेक्टर A बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A, राइट। A कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर A बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। वैसे ही वेक्टर ऑफ सॉरी R12 का कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ R12 डिवाइड बाई R12, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इनटू R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12। अब R12 स्क्वायर इंटू R12 क्या हो जाएगा, R12 क्यूब, so therefore F12 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। याद रखिए, अगर हम लोग कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये इधर जो मेंशन कर रहे हैं वो वेक्टर है, तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। इन्हीं दोनों में डिफरेंस है, अगर हम लोग कैप यूज करेंगे तो नीचे R स्क्वायर आएगा, अगर वेक्टर यूज करेंगे तो नीचे R क्यूब आएगा। तो सिमिलरली हम लोग F21 भी लिख सकते हैं, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, हाँ, अब हाँ, तो सिमिलरली वेक्टर F21 क्या हो जाएगा, F21 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21, राइट, द होल स्क्वायर इनटू R21 का कैप, और वेक्टर F21 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 द होल क्यूब इनटू R21 वेक्टर, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू वांट टू यूज, ठीक है। अच्छा, अब इधर लिख लेंगे कि F12 क्या था, F12 वाज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, R12 क्या था, डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम Q2, ठीक है। सिमिलरली R21 क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1, डन। ये हुआ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। चलिए, अब फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग सकता है, क्या हो सकता है, किधर हो सकता है। अब मान लीजिए अगर मल्टीपल चार्जेस आ गए तो क्या होगा, जैसे कि उसका एक प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं इसे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू n number of charges other charges is the vector sum of all the forces due to individual charges। मतलब एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, मतलब मान लीजिए अब एक चार्ज पे कई नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस के फोर्स लग रहे हैं, तो सबका जो वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर सम होगा, वो उस एक चार्ज के टोटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है।
तो जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है हमारा Q, ठीक है, Q चार्ज है, इससे R1 डिस्टेंस अवे एक चार्ज है Q1, ठीक है, इससे R2 डिस्टेंस अवे एक चार्ज है Q2, R3 डिस्टेंस अवे एक चार्ज है Q3, सिमिलरली Rn डिस्टेंस अवे एक चार्ज है Qn, ठीक है। तो अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q और Q1, Q, Q2, Q, Q3, Q, Qn, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऊपर टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं? Q1 की वजह से इधर लग रहा है फोर्स F1, Q2 की वजह से इधर लग रहा है फोर्स F2, Q3 की वजह से इधर लग रहा है फोर्स F3, Qn की वजह से इधर लग रहा है फोर्स Fn, मतलब n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं इस एक चार्ज के ऊपर। बट इन चार्जेस की अगर बात करें तो अलग अलग फोर्स लग रहे होंगे, बट इस चार्ज की बात करें अगर हम, तो क्या होगा, इसके ऊपर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं अलग अलग बॉडीज की वजह से। अब इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहे हैं, मतलब नेट फोर्स किसके ऊपर, ऑन Q विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F1, F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन टिल Fn, सबके वेक्टर सम के बराबर लगेंगे, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन टिल Fn। तो क्या होगा वो इधर देखते हैं, ठीक है। अब Fnet को F बोल लेता हूँ, F विल बी इक्वल टू, अब फोर्स F1 क्या लगेगा, F1 का फॉर्मूला है K Q1 Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में, R1, राइट। देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, R1, इसके बीच में R2, R3, R4, Rn, याद रखिए, ओके। तो R1 का होल स्क्वायर इंटू R1 कैप, हम लोग कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर नीचे आ जाएगा, प्लस F2 क्या होगा भाई, K Q2 Q डिवाइड बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। सिमिलरली F3 क्या होगा, K Q3 Q डिवाइड बाई R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप एंड सो ऑन टिल Fn क्या होगा, K Qn Q डिवाइड बाई Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप, ठीक है। अब इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन है KQ, 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 KQ कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं। सो F विल बी इक्वल टू KQ, तो अंदर क्या बचा है, Q1 बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस Q3 बाई R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप प्लस सो ऑन टिल Qn बाई Rn स्क्वायर इंटू Rn का कैप, ठीक है। अब अगर इधर देखेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर, Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर, Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर, बस क्या हो रहा है, इधर नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू KQ, कॉमन क्या था, Q बाई आर स्क्वायर, राइट, इंटू आर कैप, ये वाला कॉमन था। बट हम इसका सम कर देंगे, सबको ऐड कर रहे हैं ना तो समेशन सम डाल देंगे, किसका समेशन, QI बाई आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। अब आई की जो वैल्यू है वो होगी 1 से लेकर n तक, आई की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर n तक। तो इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, F विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू समेशन ऑफ QI बाई आर आई स्क्वायर इंटू आर आई कैप। तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा कि एक चार्ज के ऊपर n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा, उसका वेक्टर सम ऑफ एडिशन होगा। डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा, जैसे कि अब मान लीजिए हमारे पास उतने फोर्स लग रहे थे F1 F2 F3 F4, बहुत सारे फोर्स लग रहे थे, तो सबका एक साथ हम लोग सम ऐसे निकाल नहीं सकते ना। तो अगर वेक्टर का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है इधर F1 और दूसरा इधर F2, वो कुछ एंगल थीटा पे है। मान लीजिए F1 को हम लोग कह लेते हैं A और F2 को कह देंगे B, ओके है कुछ एंगल थीटा पे। अब इसका अगर नेट वेक्टर निकालना है, मान लीजिए दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं, अब मुझे इधर से एक
बंदा खींच रहा है, इधर से एक बंदा खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, बराबर बीच में जाऊंगा। अगर सेम फोर्सेस होंगे तो बीच में जाऊंगा, या जिसकी तरफ ज्यादा फोर्स होगा उसकी तरफ चला जाऊंगा। तो नेट फोर्स कहीं ना कहीं इनके बीच में लग रहा होगा, एफ नेट। तो एफ नेट जो है वो निकालेंगे कैसे? सो एफ नेट का एक फॉर्मूला होता है, एफ नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस सॉरी f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। अब मान लीजिए इसको ए भी बोल सकता हूँ और बी भी बोल सकता हूँ मैं, तो ये ए बी इरेज कर लीजिए, हम लोग एफ के टर्म्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके तो क्या होगा फॉर्मूला? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, जो भी वेक्टर होगा, जैसे कि वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी वेक्टर है तो उसका अगर वेक्टर सम निकालना है तो यही फॉर्मूला होगा। बस उसके वैल्यूज चेंज कर देंगे। इधर f1 है तो उधर v1 भी हो सकता है, वेलोसिटी के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए e1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए b1 हो सकता है, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अच्छा, अब अगर ये एंगल निकालना हो कि जो हमारा रिजल्टेंट है यानी नेट वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है f1 से, मान लीजिए उसको हम कहते हैं अल्फा। सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू f2 sin थीटा डिवाइड बाय f1 प्लस f2 cos थीटा। अब इसको एक नॉर्मल टर्म्स में लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, ये वाला नॉर्मल टर्म हो जाएगा। अब इसके टर्म्स में मैंने लिखा है कि tan थीटा विल बी इक्वल टू f2 sin थीटा डिवाइड बाय f1 प्लस f2 cos थीटा। अब ये अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड f1। अब मान लीजिए उसने पूछ दिया कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड f2, तो पहले क्या करेंगे? अल्फा निकाल लेंगे, उसके बाद थीटा माइनस अल्फा कर दीजिए, तो हम लोगों का एंगल बिटवीन f2 एंड f नेट मिल जाएगा, ठीक है। डन, इजी पैरेललोग्राम लॉ। ओके तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम लोगों को इजीली समझ आएगा। हाँ, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल्स, तो ये सब PYQs हैं क्योंकि आप लोगों को करने चाहिए। सबसे पहले सपोज द चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर्स स्लाइटली। अब तक हम लोग देख रहे थे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे? सेम थे, बट ये कह रहा है कि सपोज कर लो कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा डिफर कर रहा है, मतलब वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस ई है और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो है ई प्लस डेल्टा ई। ओके, if the net electrostatic and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d जो है much greater than atomic size, उनके atomic size, हाइड्रोजन का बहुत छोटा atomic size होता है, उससे बहुत ज्यादा बड़ा है क्या? डिस्टेंस d, मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, एटम्स को हम लोग एक पॉइंट मासेस मान सकते हैं। ओके चलो, apart is zero, मतलब if the net electrostatic force of gravitation and electrostatic force is zero, मतलब दोनों का सम क्या है? जीरो है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का नेट फोर्स क्या है हमारा? जीरो है। जो जो दिया है डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद देन डेल्टा ई इज ऑफ व्हाट ऑर्डर? डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा? गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ओके चलो, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का। मान लेते हैं अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, तभी नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा, राइट। तभी जीरो हो सकता है क्योंकि दो फोर्सेस बराबर होंगे तभी उसके बीच का फोर्स सेम होगा। मान लीजिए इधर से लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर से लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्सेस जब बराबर होंगे तो लगेगा कि मेरे ऊपर जो नेट फोर्स है वो है जीरो। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, राइट। नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन के पास नेट चार्ज कितना है वो देख लेते हैं। ये ई प्लस डेल्टा ई और ये वाला माइनस ई, प्लस ई माइनस ई गया तो नेट चार्ज किसके बराबर है? डेल्टा ई के बराबर है, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, अब एफ ई क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? G M1 M2 बाई
आर स्क्वायर। अब वो कह रहा था कि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, अब दो हाइड्रोजन एटम्स है तो दोनों का चार्ज भी सेम होगा और दोनों का मास भी सेम होगा। ओके, तो क्या डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। वैसे भी क्या निकालना है, डेल्टा ई निकालना था। ओके, डिस्टेंस दोनों का सेम है तो डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, के। Q1 Q2 सेम है तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू G, M1 M2 सेम है तो M स्क्वायर। तो K की वैल्यू रख लो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q क्या है, डेल्टा E के बराबर है, मतलब डेल्टा E द होल स्क्वायर इज इक्वल टू G की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11 और M की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻27। सॉरी, ये क्या हो जाएगी 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा ई द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई ये वाला 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.65 इंटू 1.67, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट क्या होगा, इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है 1.67 इंटू 1.67 कितना होगा 2.78 इंटू 10⁻27 कितना होगा 27 कितना है -54। ओके, तो अब कैलकुलेट करते हैं 2.78 क्या है 6.67 इंटू 2.788 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या होगा 2, राइट। सो डेल्टा ई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, अब 10⁻11 10⁻54 कितना होगा, -11 और -54 कितना हुआ -65 और ये 9 ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा। तो -65 का अगर 9 से ये मतलब उसमें 9 ऐड करेंगे, 65 माइनस 9 कितना होगा -74, तो 2 इंटू 10⁻74। ओके, तो अब इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना है, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 1.4, मतलब 1.4 इंटू 10⁻, और रूट ऑफ 10⁻74 कितना होगा, मतलब 74 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 37 -37, तो डेल्टा ई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻37 इसके टर्म्स में होगा। अगर ऑप्शंस में 10⁻37 है तो डायरेक्टली वही मार्क कर दीजिए, बिकॉज 1.4 को यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए इज ऑफ व्हाट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर का होगा, ऑर्डर विल बी 10⁻37। जो 1.4 है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि परफेक्ट कैलकुलेशंस करने से आती है। ठीक है, डन, समझ में आया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 point charges E of charge plus Q are placed at 5 vertices of a regular hexagon of side X। हेक्सागन है जिसकी साइड है X, उसके पास 5 चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसके पास हेक्सागन है। अच्छा, ये तो पेंटागन है। ओके चलो हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी। अरे देखिए एक हेक्सागन, ये क्या है, एक हेक्सागन। अब 5 पॉइंट चार्जेस है, किधर है, और 5 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। मान लीजिए इधर एक चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। ओके, और इसका साइड लेंथ कितना है, एक्स है। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अब माइनस क्यू चार्ज को जो है सेंटर पे प्लेस किया, माइनस क्यू। अच्छा, अब सेंटर से एक एज तक का डिस्टेंस भी एक्स ही होगा, जितना उसका साइड लेंथ होता है उतना ही उसका सेंटर से एक एज मतलब एक कॉर्नर तक का डिस्टेंस होता है। तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये वाला डिस्टेंस, हर जगह का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो अब ये माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे
उसका नेट फोर्स निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है। मान लीजिए ये चार्ज है पहला वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब माइनस क्यू चार्ज है और ये वाले प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स है तो 1 की वजह से लगेगा इधर F1, 2 की वजह से लगेगा इधर F2, 3 की वजह से लगेगा इधर F3, 4 की वजह से लगेगा इधर F4 और 5 की वजह से लगेगा इधर F5। इधर कोई चार्ज नहीं है तो कोई फोर्स नहीं। अब इधर देखिए F1 और F4 बराबर है और दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड है, मतलब इधर हर फोर्स बराबर है। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू F5। क्यों हर फोर्स बराबर है, क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पे है। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको F कह देते हैं, सो F विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट K Q1 Q2, Q और Q स्क्वायर हो जाएंगे, डिस्टेंस दोनों के बीच में x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके बराबर है, ये लोग इसके बराबर है। अब F1 और F2 क्या है, F1 और F4 क्या है, सेम है, सो F1 इज इक्वल टू F4 एंड दे आर opposite to each other. Similarly, F2 और F5 भी बराबर है और दोनों क्या है, opposite है। F2 is equal to F5, they are also opposite to each other, so they cancel each other। ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या कर देंगे, कैंसिल। F1 will cancel F4, F2 will cancel F5, तो बचा कौन, F3। तो टोटल नेट फोर्स किसके बराबर होगा, F3 के बराबर होगा। F3 इज नथिंग बट F यानी K Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस x स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों की वजह से फोर्स कैंसिल। अगर ऐसा होता कि फोर्स कैंसिल नहीं होता तो सबके नेट सम के बराबर होता, राइट, वेक्टर एडिशन के बराबर होता। कैंसिल होने की वजह से बचा हुआ फोर्स जो है वही उसका नेट फोर्स हो जाएगा। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इन दोनों की वजह से सेम फोर्स लग रहा था तो ये फोर्स ही नहीं लगा रहा है, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है। बट F2 और F5 की वजह से भी सेम लग रहा था तो वो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर रहे थे, बट F3 को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो बचा हुआ फोर्स क्या हो गया उसका, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स विल बी F3 तो K Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर। फोर्स वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ चाहिए, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्जेस। पहले वाले का चार्ज है 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, दूसरे वाले का चार्ज है 1 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, हमें ये याद है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इधर कह रहा है कि 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर के टर्म्स में अगर देखेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच में ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। सो द ग्राफ विल बी a straight line। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा, जैसे कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बट ए और बी का ग्राफ अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा, जैसे कि अब ए के चार्जेस को अगर देखेंगे तो 1 कूलम और 2 कूलम, बी के चार्जेस को देखेंगे 1 और 3 कूलम। हम लोगों ने देखा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन का ये होगा, प्रोडक्ट होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, इधर मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 3 कितना होगा 3। इसको नहीं देखना है, साइन को नहीं देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये 1 इंटू 3 3, ये 1 इंटू 2 2, तो कौन सा ज्यादा होगा, किसका फोर्स ज्यादा होगा, बी का फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू ए। तो हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, ये हो जाएगी ए की और ये वाली हो जाएगी बी की, जिसका फोर्स ज्यादा उसकी स्लोप क्या होगी, ज्यादा। तो ये होगा हमारा एफ और ये 1/r स्क्वायर, तो उसका ग्राफ हो जाएगा डन। ओके, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 3 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ Q आर प्लेस्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है भैया,
है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके डन। हाँ, तो इसमें फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट? तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब ये क्या है? हाँ, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल डन। तो अब क्या है, तीन चार्जेस है, इधर Q, Q और Q। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q, बीच में चार्ज प्लेस हुआ है प्लस Q, ठीक है, प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं, मान लीजिए ये वाला हमारा 1 है, ये वाला हमारा 2 है और ये वाला हमारा 3 है, ठीक है। अब 1 की वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, F1 मान लेते हैं। 2 की वजह से फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, F2 मान लेते हैं। अच्छा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, इक्विलैटरल, राइट? 60 60, ये वाला भी कितना हो गया? 60, ये वाला भी कितना हो जाएगा? 60। तो ये एंगल कितना होगा हमारा? 120 डिग्री, राइट? ठीक है, दोनों के इसमें एंगल कितना हो गया? 120। और थर्ड चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इधर F3। ओके, तो पहले F1 F2 निकाल लेते हैं। F1 कितना होगा? K स्मॉल q और कैपिटल Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस भी x होगा और ये डिस्टेंस भी x होगा, क्योंकि सेंटर पे है तो तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो डिस्टेंस इज x²। सिमिलरली F2 क्या होगा हमारा? K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होगा? x²। सेम थिंग F3 क्या होगा? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय x²। तीनों का फोर्सेस क्या है? सेम, बट तीनों के डायरेक्शंस हैं, तो इनको वेक्टर एडिशन से करना पड़ेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके साथ जाएंगे, ठीक है? ओके, अब F1 और F2 का क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो मान लेंगे उसका रिजल्टेंट जो है वो F है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों फोर्सेस जबकि बराबर है, F1 बराबर F2 है, नहीं? यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि F1 और F2 क्या है? बराबर है। जब दोनों फोर्सेस बराबर है, अब अगर दोनों फोर्सेस सेम सेम लगेंगे तो मैं बराबर सेंटर पे जाऊंगा, राइट? दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो कहाँ आएगा? बीच में आएगा, याद रखना है। तो FR बोल लेते हैं। सो FR रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? FR विल बी इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर, मतलब F1 और F2 और F3 को मैं क्या बोल लेता हूँ? F बोल लेता हूँ, ठीक है। तो F1 स्क्वायर यानी F² प्लस F2 स्क्वायर यानी F² अगेन प्लस 2F1 F2, 2 F इंटू F क्या हो जाएगा? F² इंटू कॉस एंगल कितना है? 120 डिग्री। ओके, नाउ FR विल बी इक्वल टू रूट ऑफ F² प्लस F² क्या हो गया? 2F² प्लस 2F² एज इट इज, कॉस 120 कितना है? कॉस 120, कॉस 60 कितना हो? 1/2, राइट? हाँ, तो cos 120 विल बी -1/2, ठीक है। ओके, ये F² होगा। सो इधर से 2 से 2 गया, बचा क्या है? FR विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2F² प्लस इंटू माइनस माइनस F²। 2F² माइनस F² इज F², तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो FR जो है, हाँ, FR विल बी इक्वल टू F। FR जो है F के बराबर हो गया। हाँ, ओके, तो ये FR जो है किसके बराबर है? F के बराबर है। अब नीचे भी F, ऊपर भी F, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? F, F3 और F तो बराबर है, राइट? F3 भी F के बराबर है, तो ऊपर भी F नीचे भी F, सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन दोनों के क्या है? ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम मैग्नीट्यूड दो, इमेजिन करिए नॉर्मली लॉजिकली, अगर इधर भी सेम फोर्स लग रहा है, इधर भी सेम फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं मूव हो सकता हूँ? नहीं, राइट? सेम थिंग, ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। F नेट ऑन कैपिटल Q विल बी 0। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। FR विल बी इक्वल टू F² प्लस F² प्लस 2F² प्लस कॉस 120 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 180 डिग्री। कॉस 180 विल बी कितना? -1। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको इधर आएगा -1, तो -2F² माइनस 2F² विल बी 0,
तो रिजल्टेंट नेट फोर्स विल बी 0. डन. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए मेटल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 कूलम, 0.4 माइक्रो कूलम मान लेते हैं. एक चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो कूलम. Q2 क्या है? माइनस ऑफ 0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन. मतलब जो फोर्स दिया हुआ है कितना है? 0.2 न्यूटन. ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स एंड आल्सो द फोर्स बिटवीन. ओके, पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, मतलब r निकालने हैं. ठीक है, अच्छा पहले यहां तक सॉल्व कर लेते हैं. डन, सॉल्व कर लेते हैं. क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. सो F क्या है? तो R स्क्वायर इधर गया तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू F, सॉरी K Q1 Q2 बाई F. सो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू K कितना है? K की वैल्यू याद रखनी चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 क्या है? 0.4, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो, मतलब क्या है? 10 पावर -6 इंटू, अब ये क्या है? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो -0.8, मतलब 0.8 लेंगे इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई F कितना है भाई? F है 0.2, तो 0.2 न्यूटन. डन. अब 0.2 को 2 टाइम्स कर सकते हैं, इट विल बी 0.4. ओके, सो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 0.8, 18 8 जा, हम उसकी जगह 0.8 इंटू 2 कितना होगा? 1.6, 16 9 जा 144, तो ये हो जाएगा 14.4, राइट? ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर 9 -6 -6, 9 -6 3, 3 -6 -3, इट विल बी 10 टू द पावर -3. सो R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक अगर पॉइंट शिफ्ट करो तो इट विल बी 144 इंटू 10 टू द पावर -4. सही है. अगर R स्क्वायर, R विल बी इक्वल टू 144 का रूट क्या है भाई? 12 इंटू 10 टू द पावर -4 का रूट इज -2 मीटर. तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दोस टू स्फीयर्स. ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन. अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकेंड पार्ट क्या है? एंड ऑल्सो द फोर्स बिटवीन द सेम टू स्फीयर्स है when they are brought in contact and then replaced in their initial positions. दोनों को कांटेक्ट में लाया और फिर वापस से यही पोजीशन पर रख दिया, यानी 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर के पोजीशन पर रख दिया. तो एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे. तो क्या हुआ? मान लीजिए हमारे पास था 0.4 माइक्रो कूलम, इसके साथ टच किया किसे? -0.8 माइक्रो कूलम. तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज विल बी 0.4 -0.8, राइट? नेट चार्ज कितना हुआ? 0.4 - 0.8 इज -0.4. ठीक है. अब ये चार्ज जो है दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब Q1 डैश विल बी इक्वल टू Q2 डैश, दोनों बराबर होंगे. किसके बराबर? 0.4/2, मतलब 0.2 माइक्रो कूलम के बराबर हो जाएंगे. अब नया फोर्स डेवलप होगा, राइट? बिकॉज चार्जेस चेंज हो गए तो नया फोर्स डेवलप होगा. तो नया फोर्स F डैश विल बी इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाई R स्क्वायर. बिकॉज इनिशियल पोजीशन पे वापस रख दिया था तो इसलिए R स्क्वायर सेम होगा. ओके, सो F डैश विल बी इक्वल टू K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है? माइनस इग्नोर कीजिए, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 कितना है? सेम है, Q2 डैश भी 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई R स्क्वायर. R स्क्वायर की वैल्यू यहीं से देख लेते हैं. R स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? R स्क्वायर डायरेक्टली देख लीजिए, 144 इंटू 10 टू द पावर -4, तो इट विल बी 144 इंटू 10 टू द पावर -4. सॉल्व कीजिए. F डैश विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 16 9 144, राइट? 9 इंटू 16, तो 0.2 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लेते हैं. 10 पावर 9 और 10 पावर -6, 9 - 6 3, अगेन 3 - 6 -3, ये -4 ऊपर गया तो +4. सो इट विल बी लाइक 0.2 इंटू 0.2 कर लीजिए पहले. 0.2 इंटू 0.2 0.2
0.04. 0.2 into 0.2 will be 0.04 into 10 power 9 minus 6 is minus 3. 10 power minus 3 into ये 10 power minus 4 अगर ऊपर गया it will be 10 power plus 4 divided by 16. Okay, तो 10 power minus 3 से अगर कैंसिल करूँ तो it will be 10. तो बचा क्या है f dash is equal to 0.04 into 10 is 0.4. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 into 10 to the power minus 1, राइट? या तो ऐसे ही सॉल्व कर लो डायरेक्टली, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं. चलो हाँ, तो क्या होगा 0.04 डिवाइड बाय 16, तो इट विल बी 0.025. अगर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इट विल बी 0.25, सॉरी 0.025, राइट? हाँ, 0.025 न्यूटन, या इसको हम कह सकते हैं एफ डैश इक्वल टू 3 पॉइंट अगर आगे शिफ्ट करें तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. डन, इजी. ओके, चलो नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन. ठीक है, 2 चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 8 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. 2 चार्जेस हैं, मान लेंगे चार्ज Q1 जो है 2 माइक्रोकूलम है और Q2 जो है वो 8 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम. ओके, एफ कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत आसान है, राइट? नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज हाफ. डिस्टेंस को क्या, अच्छा चलो पहले इधर तक सॉल्व कर लेते हैं, राइट? ओके, सो एफ विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 by r square. So f is equal to k क्या है 9 into 10 power 9 into Q1 क्या है 2 into 10 to the power minus 6 into Q2 क्या है 8 into 10 to the power minus 6 divided by r square क्या है 4. 4 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को 10 पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर माइनस 4. ठीक है, ओके. तो अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 1 जा कैंसिल, तो बचा क्या, सॉल्व कर लेंगे. तो 9 एज इट इज इनटू, अब 10 पावर प्लस 9 माइनस 6 इज प्लस 3, प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3. अभी माइनस 4 अगर ऊपर आएगा तो हो जाएगा प्लस 4, तो प्लस 4 माइनस 3 विल बी प्लस 1, तो 10 पावर 1, तो एफ हो जाएगा 90 न्यूटन. डन, ये हो गया फोर्स. अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज हाफ. डिस्टेंस को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, मतलब 4 सेंटीमीटर से नया डिस्टेंस क्या हो गया 2 सेंटीमीटर. एक ऐड कर लेते हैं तो लिख लेंगे कि यानी आर डैश क्या हो गया 2 सेंटीमीटर. ओके, और क्या है, एंड अ मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2. मीडियम भी डाल दिया है, मतलब k कितना हो गया, सॉरी स्मॉल k इज 2. तो पहले फोर्स निकाल लेंगे, उसको k से डिवाइड कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा. ओके, हाँ, बिटवीन देम फाइंड द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड आल्सो फाइंड द चेंज इन फोर्स. पहले तो नया फोर्स निकालना है, मतलब k से डिवाइड करके और ये r डिस्टेंस हाफ करके फोर्स निकाल लेते हैं. उसके बाद आल्सो फाइंड द चेंज इन फोर्स, जो नया फोर्स है और जो पुराना फोर्स है उनमें चेंज निकालना है. तो चलो पहले फोर्स निकालते हैं. So F dash will be equal to K Q1 Q2 सेम ही होगा, राइट? हाँ, सेम फोर्स है. Q1 Q2 डिवाइड बाई R डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K, राइट? स्मॉल k, जो भी फोर्स है उससे डिवाइड करना है. ओके, चलो. So F dash is equal to 9 into 10 to the power 9 into Q1 is how much 2 माइक्रोकूलम और ये 8 माइक्रोकूलम. ओके, तो 2 into 10 to the power minus 6 into Q2 is 8 into 10 to the power minus 6 divided by R. R कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 into 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 बिकॉज सेंटीमीटर में, इनटू ये k कितना है 2 है अगेन. चलो, तो 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 1 जा. डन, तो बचा क्या है 9 2 जा 18. तो f dash is equal to 18 into 10 पावर 9 माइनस 6 माइनस 4 सेम हो गया. फिर वैसे 10 बचेगा,
So F dash will be equal to 18 into 10. It is 180 Newton. Okay. No, therefore, अच्छा चलो इधर निकाल लेते हैं. हाँ, therefore delta F and change in force will be F dash minus F. So delta F is equal to 180 minus 90. That is nothing but 90 न्यूटन का चेंज इन फोर्स आया है. डन. ये हुआ पहला लेक्चर. मिलते हैं दूसरे लेक्चर में. बाय बाय.